नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में टेंशन बढ़ती जा रही है। पीओके में बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार की नींद उड़ चुकी है। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वहां पर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। लेकिन ये कोई नया मामला नहीं है। 2 सालों से वहां पर इसी तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान सरकार को पीओके से क्या चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके सारे आतंकी लॉन्च पैड जो है वो खत्म हो चुके हैं। नया ठिकाना उन्होंने पीओके में ढूंढ लिया है। लॉन्च पैड वो बना सकते हैं आतंकियों के, लेकिन 2 सालों से जो पीओके के लोग मांग कर रहे हैं उन मांगों को पूरी नहीं कर सकते। अब ये ताजा हालात जो पीओके में फिलहाल बने हुए हैं, जो नरसंहार किया जा रहा है वहां पर आम लोगों का, ये स्थिति आगे किस तरीके से होगी, क्या तस्वीर बनकर निकल कर आएगी, इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कर्नल दानवीर सिंह मेरे साथ इस वक्त इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इनसे बेहतर शायद पीओके की सिचुएशन, पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है वो हमें समझा नहीं पाएंगे। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, पीओके में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, कोई नई तस्वीर तो है नहीं जी। लगभग 2 साल हो चुके हैं, ये टेंशन एस्केलेट ही हो रही है। ये पाकिस्तान चाहता क्या है पीओके से? देखिए, पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये एक प्रोपेगेंडा विंडो है। उसका नाम उन्होंने आज़ाद लिख दिया है। और चाहे ह्यूमन राइट्स वॉच हो या और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सब ये मानते हैं कि वहाँ पे आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा का एक विंडो है पाकिस्तान के लिए, और इस चीज़ को दिखाकर वो दुनिया को भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करता है। और ये जो प्रोपेगेंडा है अब वो ध्वस्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब दुनिया एक दूसरे किस्म की तस्वीरें देख रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो वेस्टर्न मीडिया, जो मेन स्ट्रीम वेस्टर्न मीडिया है, जो प्रो पाकिस्तान रहा है शुरू से, अभी वहाँ पर इतना ट्रैक्शन नहीं हुआ है। धीरे धीरे शुरू होने लगा है, इक्का दुक्का कहीं स्निपेट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से वो माहौल उन्होंने नहीं उठाया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ भी हो जाए तो उसको कितना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और ये जो बढ़ा चढ़ा के बताने का जो सिलसिला है, और पीओके को आज़ाद बोलना और ये सारी कहानी, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े नैरेटिव को सूट करती है, जो कि अब बिगड़ता नज़र आ रहा है। तो मान लिया अब कुछ निर्णायक होगा, पाकिस्तान के हिस्से से कहीं भारत की तरफ पीओके आ ना जाए। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। मेरे तो दिल में ये है कि शायद ऐसा हो जाए तो अच्छा है। लेकिन चलिए, अब दिल की बातें नहीं ये सिचुएशन में तब्दील होती। लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर असंतोष 2022 से दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहा है, और अब इस लेवल पर पहुंच गया है, एक तरीके से एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गया है, जहां पे गोलीबारी हुई है, जिसके अंदर आम नागरिक मारे गए हैं, और आक्रोश एक डिफरेंट लेवल पर पहुंच गया है। और पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर काफ़ी टेंशन है। बलूचिस्तान के अंदर हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो जाए, उतना पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता जितना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हो उतना फ़र्क पड़ता है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के भी 2 हिस्से हैं। हमारे लिए तो पूरा इलाका एक है, लेकिन उनके एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से 2 हैं। एक को पीओके बोलते हैं और दूसरे को गिलगिट बल्तिस्तान बोलते हैं, शिमाली इलाके बोलते हैं। तो गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर भी हमने इस तरीके के मुजाहरे देखे, और अब हम पीओके के अंदर ये मुजाहरे देख रहे हैं, यानी कि मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और रावलकोट के इलाके में ये कार्रवाई चल रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है। नहीं, पाकिस्तान डरा क्यों है? ये 36 मांगे मान क्यों नहीं जाता पाकिस्तान? कर ले, जब उसको आज़ाद और ऐसे नैरेटिव सेट करने के लिए आप पीओके को इस्तेमाल कर रहे हो, आप तो फिर आप मान लीजिए मांगे, उसमें क्या हो गया? कहाँ मान पाएंगे मांगे? मानने के लिए उनकी मांगे क्या है? वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट करो, वो कह रहे हैं कि हमारी बिजली की दरें कम करो, वो कह रहे हैं कि हमें राशन जो है सस्ती दरों पे दो। तो क्या पाकिस्तान दे पाएगा? पाकिस्तान के पास में उसकी जो मईशत है वो इतनी कमज़ोर है कि वो इस तरीके की सहूलियत प्रदान नहीं कर सकता है। तो ये पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान चाहते हुए भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसे नहीं है, कंगला है। नहीं, वो
अब ये इस पूरी सिचुएशन में देखिए, एक तरफ तो बीएलए लगातार जो है पाकिस्तानी सेना के लिए सिरदर्द बना हुआ है, अभी पीओके में भी लगातार विद्रोह हो रहा है, अभी तो ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कह रही हैं कि ये कोई अब एक इलाके तक सीमित प्रदर्शन नहीं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा परेशानी इससे हो सकती है। लेकिन सर, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि पाकिस्तान को अमेरिका की ज़्यादा चिंता इस समय लग रही है, लेकिन अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, जो आंतरिक सिचुएशंस हैं, टेंशंस है, उसकी तरफ पाकिस्तान का कोई ध्यान ही नहीं है, चाहिए पीओके। देखिए, पाकिस्तान का जो अंदरूनी हालात है इतने गंभीर हो गए हैं, उन्होंने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया। अभी हालिया में पिछले हफ्ते की बात है, जब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के एक अफरीदी ट्राइब के एक गांव के ऊपर बमबारी की, जिसमें 30-40 मासूम सिविलियंस मारे गए। और इस तरीके की खबरें वहाँ पर आम हैं। एयरफोर्स का इस्तेमाल रोज ना होता हो, लेकिन सेना की बर्बरता वहाँ पर आम कहानी हो गई है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में जैसे आपने बीएलए का जिक्र किया, वहाँ की बात हो, सिंध के अंदर भी एक उधर से टीटीपी भी परेशान कर रही है। टीटीपी भी परेशान कर रही है। अफगानी जो हैं पाकिस्तानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि आसिम मुनीर वहाँ पे विक्रेता बन के चले गए हैं, सेल्स पर्सन बन के गए। सारों ने वो तस्वीरें देखी, तो इनफैक्ट वो जो तस्वीरें हैं वो बेसिकली वो इस तरीके का जो ह्यूमन राइट वायलेशन है, जो अराजकता है, उसको छुपाने का भी प्रयास है। जो ऑप्टिक्स है वो वेस्टर्न मीडिया के लिए वो ज़्यादा अहमियत वाली है बनिस्बत की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिविलियंस का मारा जाना या पीओके के अंदर पुलिस फायरिंग में लोगों का मरना, तो वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो ये सब प्रोपेगेंडा और नैरेटिव सेट करने का जो पूरा सिलसिला चल रहा है, ठीक है, आप इंटरनेट पे सोशल मीडिया में नैरेटिव सेट कर लेंगे, टेलीविजन में कर लेंगे, लेकिन ग्राउंड पे नैरेटिव आप क्या सेट कर पाएंगे, वो मुश्किल लग रहा है। अभी फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, कुछ वीडियोस भी वहाँ से सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं पाक रेंजर्स जो हैं वहाँ पर तड़पते हुए कराते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, लोगों का गुस्सा इस तरीके से कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यूएन में कई बार भारत जो है पाकिस्तान को लताड़ चुका है और पीओके के लिए भी अपना वक्तव्य भारत रख चुका है। अभी फिलहाल जो कश्मीरी हैं यूके में, वो भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो आपको लगता है इम्पैक्ट होगा अभी इस प्रदर्शन का, कुछ बड़ा हो सकता है? उम्मीद है कि बड़ा हो जाए। सबसे पहले तो बात यह है कि टुकड़े टुकड़े की उम्मीद तो हम कर ही रहे हैं। हाँ, उम्मीद तो है, क्योंकि राजनाथ सिंह कई बार कह चुके हैं कि जब उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या पीओके भारत में मिलेगा, और वो हमेशा ये जवाब देते हैं कि वो अपने आप मिल जाएगा, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो कई बार ऐसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने आप मिल जाएगा क्योंकि हालात उस तरीके से बनते नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक आपने पाकिस्तान पुलिस की और रेंजर्स की बात करी, और जो आपने बताया कि वहाँ पर से किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, तो ये भी हमें समझना होगा कि वहाँ की जितनी भी फौज है, रेंजर्स हैं, और पाकिस्तान की जो पुलिस जो वहाँ पे भेजी है, आर्म पुलिस, ये सारे के सारे बेसिकली पंजाबी हैं, और एंटी पंजाबी सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है सारी प्रोविंसेस में, इंक्लूडिंग पीओके। और पीओके के अंदर एक और ख़ास सिचुएशन ये है कि इतने सालों से भारत के साथ में तनातनी, भारत के साथ में लड़ाइयाँ, वहाँ की फ़ौज ने और आईएसआई ने अपने रिटायर्ड पाकिस्तानी फ़ौज के जो सिपाही हैं उनको वहाँ पर एलओसी के नज़दीक सेटल किया हुआ है। उनको हथियार दिए हुए हैं। तो एक तो डेमोग्राफिक बदलाव का प्रयास है, दूसरा जबर का इस्तेमाल करके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का भी एक मुद्दा है। फिर पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि 12 असेंबली की सीटें जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं। किस कहने के लिए हाँ, वो किस चीज़ के लिए नॉमिनेटेड है जी? कश्मीरी रेफ्यूजी। वो भी अगेन प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा भी है, और एक तरीके से बैकडोर एंट्री है कि किस सरकार को रखा जाए, किसको निकाला जाए। टोटल 10 या 11 तो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, 3 डिवीज़न है, और उसके अंदर आपने 12 एमएलए कह लो या जो भी उनके वो आपने अपने रख लिए, तो फिर उनका लोकल वाला कोई मुद्दा नहीं रहा। तीसरी, अगर वहाँ की वास्तविकता के बारे में बात किया जाए तो आपको, आपके दर्शकों को काफ़ी हैरानी होगी कि वहाँ पर अगर आपको मोबाइल कनेक्शन भी लेना है
तो आपको आईएसआई की परमिशन लेनी पड़ती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आपको मोबाइल कंपनी में जहाँ से आप वो सिम ले रहे हैं वो देना पड़ता है, तब जाके आपको कनेक्शन मिलता है। इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल है वहाँ के लोगों के ऊपर। एंड फाइनली जिस तरीके से वो लोग भारत के अंदर डेवलपमेंट देख रहे हैं, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर, तो उनको एक ईर्ष्या भी है, जलन भी है, और उनको उम्मीद भी है, उम्मीद भी है, और उनको लगता है कि वो ठगे जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार की तरफ से बकवास पूरी है, लेकिन काम कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये बीएलए का पूरा, मतलब बलोच का पूरा इलाका, पीओके का अगर पूरा इलाका भारत में आ जाता है, तो ये 45% तो हमारा हिस्से में आ जाएगा, तो पाकिस्तान का बचेगा क्या? पाकिस्तान तो वैसे ही टूट जाएगा। और देखिए, आज नहीं तो कल ये होना ही है, क्योंकि पाकिस्तान एक नेचुरल स्टेट नहीं है। एक कृत्रिम तौर पर बनाया गया ये स्टेट है, और ये वेस्टर्न एजेंडा को सूट करने के लिए अंग्रेज़ों ने अमेरिकन के साथ मिलकर ये कार्रवाई करी है। तभी आप देखेंगे कि सब कुछ हो जाने के बावजूद अमेरिका उसको छोड़ नहीं पा रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज छोड़ नहीं पा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के रेलिवेंस अलग है। उनको उससे कोई मतलब नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अलग है। और जब तक उस तरीके से वो गेम खेलते रहेंगे, वहाँ की फ़ौज अपने आवाम को निगलेक्ट करती रहेगी, क्योंकि उसको जो खुराक मिल रही है ज़िंदा रहने की, वो अमेरिका और यूके से मिल रही है, और उनको आवाम से कोई मतलब नहीं है। तो ये अगर आप सिचुएशन देखें पिछले 50, 60, 70 साल में, प्रतिदिन वो खराब हुई है, इम्प्रूव नहीं हुई है। बिल्कुल। तो एक ना एक दिन वो जरूर आएगा, जल्दी आएगा या लेट आएगा कह नहीं सकते, कि जब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। सर, ये नेचुरल रिसोर्सेज जो पीओके, खैबर पख्तूनख्वा के आसपास हैं, खनिज पदार्थ हैं, सर उस पर तो सारी निगाहें हैं उसकी। यही तो उनके सांसद, खुद पाकिस्तान के सांसद कह रहे हैं कि सेल्समैन बन के चले गए हैं आसिम मुनीर अमेरिका के पास। सर वो सब दिख रहा है उनको, लेकिन वहाँ की ये लोगों की मांगे नहीं दिख रही उनको। अच्छा, दूसरा ये भी खबर आ रही है कि वहाँ के जंगलों में लॉन्च पैड तैयार कर रहे हैं वो अब नए सिरे से। देखिए, लॉन्च पैड तैयार कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमें भी तो टारगेट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। हम कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, हम भी तो अपनी ट्रेनिंग करेंगे उनके ऊपर। वो चाह रहे हैं कि हम ऐसा करें तो हम करेंगे, और ना चाहते वो भी बार बार बता रहे हैं ना, सबूत दे रहे हैं कि हाँ भैया हमें चोट पहुंची है, हाँ पहुंची है, चोट पहुंची है, और हम यहाँ अब नई जगह तलाश रहे हैं, और वो बना लेंगे, हम फिर तोड़ देंगे। तो ये, क्योंकि वो बाज आएंगे नहीं, और हमें अपनी रक्षा करनी है, हम अपनी रक्षा में कार्रवाई करेंगे, और हमारा अब हम आत्मनिर्भर भी होते चले जा रहे हैं। अब हमारे अपने इंडिजिनस हथियार बन रहे हैं, तो उसका डेमो पाकिस्तान उनको भी उनका डेमो देख चुका है, और भी डेमो दिखाना है, दुनिया को दिखाना है कि भैया देखिए हमारे हथियार कागजों में नहीं है, ग्राउंड पे कितना शानदार काम कर रहे हैं। तो ये तो रही बात उनके जो वो बना रहे हैं बेसिस। और बाकी बीएलए कर रहा है, बाकी टीटीपी कर रहा है, आधा काम वो लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अभी पीओके की आवाम भी कर रही है। अच्छा सर, ये तो फिर और इजी हो जाएगा ना, उनको लॉन्च पैड स्थापित ही नहीं करने देंगे। अब इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली से लेकर बहुत सारे जो लोग हैं अब ज़्यादा उग्र हो रहे हैं, तो फिर तो आप देख लीजिए, बनाने नहीं देंगे इनको लॉन्च पैड। ये तो फिर पाकिस्तान का ही नुकसान हो जाएगा ना। वो तो अपने उनको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से। देखिए, ऑन द सीरियस नोट, अभी तो मजाक चल रहा था, ऑन द सीरियस नोट, जो इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस आवाम से आती है, इंसानों से आती है। अगर आप आवाम निकाल देंगे, अगर इंटेलिजेंस एक मछली है तो आवाम पानी है। तो इंटेलिजेंस उन लोगों से ज्यादा आती है जहां पर आक्रोश होता है, जहां पर गुस्सा होता है, नाराजगी होती है। तो अगर आप इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि आपने ये कहा कि वो अब इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे, ऑब्वियसली जब वो इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे, कैसे नहीं होने देंगे, वो हमें इंटेल देंगे, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, हम उनकी इस कवायद में बाधा डालेंगे, तो वो अपने आप इस्टेब्लिश नहीं होगा ना। और फिर गुस्सा भी है, चिढ़ भी है कि आपके पास इतना पैसा है आतंकवाद फैलाने के लिए, करने के लिए, वो सब है, लेकिन आपके पास में आवाम की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। तो ये लोग देख रहे हैं, और लोग अभी उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। ये एक बगावत है पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी के खिलाफ भी।
इसको उस तरीके से भी देखना चाहिए। अच्छा सर, अभी हाल ही में जो आसिम मुनीर का अमेरिका ने रेड कार्पेट वेलकम किया है, बार बार आसिम मुनीर चले जाते हैं, अमेरिका के गोद में जाकर बैठे हुए हैं। चलो पाकिस्तान का तो समझ आता है कि कटोरा लेकर उसको तो जाना ही जाना है, ये अमेरिका का क्या झुकाव है पाकिस्तान की तरफ और क्यों? देखिए, जियोपॉलिटिकली अगर हम बात करें तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा टेंशन है चाइना से, बहुत ज़्यादा टेंशन है रशिया से, और ईरान भी उसकी एक सिरदर्दी है। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस की भी बात करी कि हमें वो वापस चाहिए, जो तालिबान के कब्जे में ऑफ कोर्स है, क्योंकि काबुल के बिल्कुल नज़दीक है। बहुत बड़ा एयरबेस है जो सोवियट्स ने बनाया था जब उनकी ऑक्यूपेशन थी, और उससे पहले का बना हुआ है, और उसके बाद में उसका विस्तार हुआ था जब सोवियत ऑक्यूपेशन थी, अमेरिकन ने उसका यूज़ किया, और बहुत ही स्ट्रेटेजिक एयरबेस है। अब क्योंकि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अफ़गानिस्तान की सरकार बहुत बड़े पैमाने पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के तहत आ चुकी है, तो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस का मतलब है रशियन इन्फ्लुएंस, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस का मतलब है इरानियन इन्फ्लुएंस। तो सेंट्रल एशिया के दरवाजे पर, यानी कि अफ़गानिस्तान पर इन्फ्लुएंस किसका है? उन मुल्कों का है जो अमेरिका पसंद नहीं करता। तो इसलिए अब पाकिस्तान फिर से अमेरिका की मजबूरी बन गई है, क्योंकि ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनको पाकिस्तान से बहुत तकलीफ हुई थी जब ये फर्स्ट टर्म में थे। इन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, इन्होंने अमेरिकन एड देना बंद कर दिया था, डिफेंस एड जो होती है उनको, वो सब बंद कर दिया था। और अमेरिकन को अच्छी तरह मालूम है कि इन्होंने अमेरिकन से पैसा लेकर तालिबान को बढ़ावा दिया पाकिस्तान ने, और अमेरिकन को ही मरवाया, और जिस तरीके से काबुल उनको छोड़ना पड़ा था उसके पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था। तो ये सारी चीज़ें वो समझते हैं, लेकिन उनके जो स्ट्रेटेजिक एम्स हैं वो कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए नज़रअंदाज जान के किया जा रहा है, दिल से नहीं किया जा रहा है, जान के ये किया जा रहा है, मजबूरी में किया जा रहा है, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, यानी कि रशियंस का बढ़ रहा है और इरानियंस का बढ़ रहा है, क्योंकि तीनों मुल्कों में एक किस्म का गठजोड़ है। ये हमको यूक्रेन वॉर सामने लेके आती है कि भाई देखिए इनके आपस में कितनी अच्छी साझेदारी है। और जो RICB नया वर्ल्ड ऑर्डर कह रहे हैं कि वहाँ से चेंज हो जाएगा, और हमने देखा भी है कि भारत जो है अब धीरे धीरे चाइना से भी अपने रिश्ते मजबूत करने में आगे बढ़ रहा है। एक विंडो वहाँ पर भी खुली हुई है, लेकिन हमने वो विंडो अमेरिका के साथ भी बंद नहीं की है, वहाँ पर भी विंडो खुली हुई है। सर, भारत के कंटेक्स्ट में फ़िलहाल आप इस सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या भारत को वेट एंड वॉच सिचुएशन में ही रहना चाहिए, या जिस तरीके से बार बार एक मैसेजिंग ज़रूर दी जाती है, रक्षा मंत्री देते हैं, प्रधानमंत्री भी कई बार दे चुके हैं, गृह मंत्री की तरफ से भी कई बार एक संकेत मिले हैं, अभी फिलहाल भारत के लिए आप इस सिचुएशन को किस तरीके से? देखिए, भारत एक मल्टी पोलैरिटी की तरफ बड़ी अच्छी तरह से पैक्ड है। उसकी सिचुएशन मल्टी पोलैरिटी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग है। भारत दो हिस्सों में दुनिया बटे उसके पक्ष में नहीं है। यूनिपोलर वर्ल्ड हो इसके पक्ष में नहीं है कि सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व चले या अमेरिका बनाम चाइना चले। भारत कहता है कि मल्टीपोलर होना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है और एक समय था हम नॉन अलाइंड थे, आज के टाइम में हम मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं। बेसिकली इन एसेंस वही है, और हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। हम बहुत ही तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हमारे इंटरेस्ट दूसरे किस्म के हैं। अब देखिए, अमेरिका ने जब हमारे ऊपर ये टैरिफ लगाने शुरू करे, जर्मनी ने दरवाजे खोले हैं। फार्मा के ऊपर चाइना ने हमारे लिए दरवाजे खोले हुए हैं। रूस ने तेल की कीमतों में 5% कमी करी है। तो ये इसीलिए है क्योंकि हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ अपना रुझान रखते हैं, हमारा स्टैंड मल्टीपोलैरिटी की तरफ है, और हम सबसे अच्छे रिश्ते अपने नेशनल इंटरेस्ट को समझते हुए रखते हैं। दैट इज़ वाई हम किसी के साथ भी बातचीत कर लेते हैं, किसी के साथ भी हम ट्रेड कर लेते हैं। तो ये हमारी एक स्ट्रेंथ है, और आने वाले टाइम में जमाना उसी तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि उसको अब लोग चैलेंज कर रहे हैं। ब्राज़ील चैलेंज कर रहा है, इंडिया चैलेंजिंग मोड में है, चाइना पहले से ही कर चुका है, रशिया को वो कंट्रोल कर नहीं पा रहा है।
ईरान को तबाह करने के लिए सब कुछ कर दिया, हाँ, फिर भी उसके कंट्रोल में नहीं है। हमास उसकी बात नहीं मान पा रहा है, जो कि पूरी तरह तबाह हो गया है। आप पहले कहा कि 48 घंटे का अल्टीमेटम, फिर कहते 72 घंटे का अल्टीमेटम। बस वो अल्टीमेटम तो आप ये देखिए कि अमेरिका की स्ट्रेंथ और स्टैंडिंग कमजोर हो रही है और इस वजह से वो परेशान है। वो नहीं चाहते किसी भी हालत में कि सेंट्रल एशिया उनके हाथ से निकल जाए, इसीलिए अभी पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी हुई है। इसीलिए आसिम मुनीर आपको बहुत बड़े सेल्समैन के तौर पर नजर आए थे, जिसका जिक्र उनकी नेशनल असेंबली में उनके एक सेनेटर ने भी किया। अभी फिलहाल सर ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये जो पीओके में अभी सिचुएशन है और एस्केलेट होगी आने वाले वक्त में? देखिए, अगर मैं इसको 2022 से इस अनरेस्ट की ट्रेजेक्टरी देख रहा हूं तो अगेन एज आई सेड अर्लियर टू डू विद पाकिस्तान, उसमें कोई कमी नहीं आई है, बढ़ोतरी ही हुई है। और मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होगा कि वहाँ पर ये डी एस्केलेट करेगा, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि डी एस्केलेशन के लिए उनकी डिमांड्स हैं। डिमांड्स क्या हैं कि एक तो वो 12 जो नॉमिनेटेड लोग हैं उनको आप हटाया जाए, जिससे कि उनकी जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं वो हो और उनकी सरकार वहाँ पर उनके मन मुताबिक बने, सही मायने में वो आज़ाद हों, सो टू से। हाँ, सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत। हाँ, दूसरी चीज वो चाहते हैं कि खाद्य पदार्थ की कीमतें कम हो, जो स्काई रॉकेटिंग बिजली के जो बिल हैं वो कम हो, क्योंकि बिजली पैदा उनके इलाके में होती है। मंगला डैम पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा डैम है जो बिजली पैदा करता है, जिससे आधा पाकिस्तान चलता है। तो वो कह रहे हैं भाई बिजली यहाँ पैदा हो रही है और हमारे यहाँ पे कीमतें पंजाब से ज़्यादा हैं, तो ये कोई लॉजिक नहीं बना। तो ये कुछ छोटी छोटी बुनियादी उनकी डिमांड्स हैं। और अब वहाँ पर जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, उससे एक दूसरा सेंस भी गया है कि भाई आप कश्मीर कश्मीर गाना गाते हैं लेकिन आप हमारे हैं नहीं, आप पराए हैं। वो तो है, और वो दिख भी रहा है। वो जो हम कहते रहे वो अब वो खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि सिचुएशन कहाँ पर जाकर ठंडी होती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो सिचुएशन यहाँ से आगे जाकर खराबी होती है। लेकिन वक्त क्या रहेगा, कैसा रहेगा, पीओके वाकई में भारत में शामिल होगा नहीं होगा, क्योंकि इसको लेकर अब बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं वहाँ से मैसेजिंग जो आ रही है। अच्छा सर, ये भी इसमें ये भी हो सकता है कि बलोच के तो नेता बार बार भारत को कहते आए हैं कि आप आइए, हम आपका साथ देंगे, वहाँ से टूट गया और पीओके में तो सिचुएशन वैसे ही खराब हो गई। तो ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि जल्द ही हो जाएगा, ये तो होने वाला है फिर तो कुछ। देखिए, बांग्लादेश में हो गया तख्ता पलट, नेपाल के अंदर हो गया, यू नेवर नो कि पाकिस्तान के अंदर भी तख्ता पलट हो। जेंजी वहाँ भी है और अराजकता और डिसकंटेंट, नॉट अराजकता तो है ही है, एक डिसकंटेंटमेंट बहुत बड़ा है। पंजाबियों में भी है, उनके अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे डिसकंटेंटमेंट है। तो पाकिस्तान की सिचुएशन उस लिहाज से काफ़ी क्रिटिकल है, इसमें कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए स्थिति बहुत क्रिटिकल है। तो देखिए, आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा टेंशन बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की सिचुएशन पीओके में बनी हुई है, आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से यहाँ पर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है और पाकिस्तानी सेना और सरकार उनका अगला कदम क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू डिस्कशन के लिए, इनसाइट्स आपने बहुत ज़्यादा दी और अब देखेंगे कि यहाँ से आगे किस तरीके से भारत का क्या रुख रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्दी पीओके और पाकिस्तान बर्बाद हो, यही उम्मीद है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, नमस्कार।